हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को लेके। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 आपके पॉलिटी के प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए GS2 में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इलेबोरेटेड डिस्कशन किया गया है इस पे। इशू क्या है? इशू जो न्यूज़ में रहे थे उनको अवेयर होगा इस बारे में कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जब तक गवर्नमेंट कोई चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक पैनल नहीं बना लेती है कानून लाके, तब तक पीएम, अपोजिशन पार्टी के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 लोग अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। फाइनली पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बट वैसा नहीं था जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अगेन अपोजिशन कह रही है कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले थोड़ा सा आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन पे डिस्कस कर लेते हैं। 324 में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 होते हैं। इनिशियली इंडिपेंडेंस के बाद से जो है केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे 1989 में, जिस समय पे वोटिंग एज घटा के 18 करी थी 21 से। तब से लेके जो है 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो। प्रेसिडेंट का करने का मतलब है इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट एनरोलमेंट एंगेजमेंट रहता है, क्योंकि सरकार ही प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है, रिकमेंड करती है किसी का नाम। अगर रिमूवल की बात करें तो रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल वैसे होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल किस तरीके से होता है? एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन आता है, 50 या 100 मेंबर राज्यसभा लोकसभा के, वो एक रेजोल्यूशन लाते हैं साइन करके। अगर स्पीकर जो होता है, चाहे लोकसभा का राज्यसभा का चेयरमैन, वो अगर उसको पास कर दे रेजोल्यूशन को, तब उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, देन वोटिंग होती है। अगर 2/3 मेजोरिटी से जो है वो वोटिंग पास हो जाती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसके बाद में जो है उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 मेंबर होते हैं, वो 3 मेंबर डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट का डिसीजन माना जाएगा नहीं माना जाएगा। मतलब अल्टीमेटली रिमूवल इज इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। पार्लियामेंट के कानून, मतलब पार्लियामेंट के वो पास करने के बाद में भी इम्पीचमेंट प्रोसेस, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो सेम प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, बट जो अदर इलेक्शन कमीशन है उनको प्रेसिडेंट ऐसे ही हटा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। उसके अलावा सैलरी प्रिविलेजेस कैसे होते थे? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। तो ये एक जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में। नाउ कम टू दी आर्टिकल। आर्टिकल इसी बात को लेके है कि अब जो बिल आया है वो क्या चेंज करने जा रहा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। 2 लोग इस डिस्कशन में हैं। वन इज़ ओपी रावत जी, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और सेकंड इज़ जगदीप चोकर, ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो जनरल मैंने आपको एक वो दे दिया है बैकग्राउंड कि गवर्नमेंट बिल लेके आई है, ठीक है। बिल में क्या कहा गया है कि जो कमेटी है, जो पैनल है, जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, उसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे एज चेयरपर्सन, एक अपोजिशन पार्टी के मेंबर होंगे, उसके अलावा एक मिनिस्टर होंगे जिनको पीएम खुद अपॉइंट करेंगे कैबिनेट से। इसका मतलब है कि मेजोरिटी में 2 लोग सरकार के होंगे, पीएम या फिर एक और अदर मिनिस्टर, और एक अपोजिशन पार्टी के। ये बिल में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था मार्च में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक होंगे पीएम, एक होंगे अपोजिशन पार्टी के मेंबर और एक होंगे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे बैलेंस क्रिएट होगा। पीएम एक आइडियोलॉजी, अपोजिशन पार्टी एक आइडियोलॉजी, चीफ जस्टिस, बैलेंस सिचुएशन। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा मेजोरिटी दिख रही है। तो चलते हैं इनके हेल्दी डिस्कशन पे। हेल्दी डिस्कशन में इसलिए बोलता हूँ कि एक डिस्कशन डिबेट वो भी होता है जो आप अक्सर हमारे चैनलों पे देखते हो, लड़ाई भी हो जाती है कई बार। ये हेल्दी है, शांति से होगा बिल्कुल। चलते शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चंस हैं इनके, मैं आपको जनरल आंसर बता दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट रीड करने नहीं वाला हूँ इसमें, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी रेड। आपको जनरली एक्सप्लेन कर दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो बिल आया है 2023 का, इसने कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्शन प्रोसेस में होंगे इंस्टेड ऑफ सीजीआई। तो अभी मैंने बताया सीजीआई होने थे, बट वो कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर।
किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा न्यूट्रलिटी ऑफ द पैनल को। तो जो ओपी रावत जी हैं वो कहते हैं कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसको बनाना है, अगर कोर्ट को गलत लगेगा तो कोर्ट रिव्यू करेगा उसका, ऐसे ही तो चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही है। तो वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जगदीप चौकर जी कहते हैं कि वो कहते हैं हाँ ठीक बात है, पार्लियामेंट कानून बनाना चाहिए, वो बनाएगी, बट प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट की डायरेक्शन जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपना जजमेंट देता है तो काफ़ी सोच समझ के देता है। जगदीप चोकर जी कह रहे हैं कि काफ़ी सोच समझ के एक डिस्कशन के बाद देता है, हर एक जजमेंट में वो अपने रीजंस देता है क्यों हमने ऐसा डिसीजन लिया। तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके उन्होंने एक रेशनल निकाला कि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट काफ़ी क्रूशियल होती है डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप उसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस कर दोगे, एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करेंगे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो एग्जीक्यूटिव से, एक ऐसा पैनल जो इंडिपेंडेंट रह सके। तो जगदीश जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट कोई कानून लेके आए उनको अपॉइंट करने के लिए, तब तक ये चलेगा, तो वो तो ले आए, बट जो स्पिरिट थी जजमेंट की, जो एसेंस था उसका जजमेंट का, वो यही था कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ना हो। कहीं ना कहीं स्पिरिट तो इसने खो दी जो इस बिल के साथ में मेजर्स, एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी हो रही है इसमें क्योंकि 2 लोग गवर्नमेंट के ही होंगे कहीं ना कहीं। आगे क्या क्वेश्चन उठाया जाता है, क्या इलेक्शन कमिश्नर अब एग्जीक्यूटिव के विश पे चलने लगेगा? कैसा हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बता रहे हो? तो अब रावत जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, इलिटरेट पीपल थे, पढ़े लिखे नहीं थे। सुकुमार सेन जिस समय के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अकेले वो ही थे, अदर इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं थे। उन्होंने तो बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से उन्होंने वो वोटिंग करवाई और एक न्यूट्रल इलेक्शन हुए। या हम बात करें टी.एन. शेषन जी की, जिन्होंने एक पूरा चेंज करके रख दिया इलेक्टोरल सिस्टम को, वो सब इसी सिस्टम में रहे जब कोई पैनल नहीं था, एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करते थे उन लोगों को भी, तब भी उन्होंने बहुत एफिशिएंटली वर्क करा। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा लॉ बनाने के बाद, वो अलग बात है, बट जो पार्लियामेंट कर रही है वो ठीक है, बिना पैनल के भी ठीक था तो पैनल से भी ठीक ही है। कोई ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस कुछ निगेटिव इम्पैक्ट डालता है या उसकी अपनी इच्छा के हिसाब से चलाएगा इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये रावत जी ने कहा। जगदीश जी जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करते हैं वो कहते हैं हाँ एग्जाम्पल तो अच्छे दिए रावत जी ने, बाकी में वो लोग थे जिन्होंने चेंज करा, एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मानी कभी भी, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि अशोक लवस, ये इनके साथ क्या हुआ, इनको रिजाइन करना पड़ गया जब ये बनने वाले थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव प्रेशर था इनके ऊपर, और ये इसी सिस्टम का रिजल्ट है। तो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट करते हैं ब्यूरोक्रेसी से ही किसी को, हेल्दी नहीं है, ठीक है। और बिल जो है इस चीज़ को बदलने के लिए लाया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो कहा था उस चीज़ को अप्लाई करने लिए लाया था, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो इलेक्शन कमिश्नर की वो हो रही है, तो टाइम ही बताएगा। बट अब तक तो यही लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ डाउट है उसकी न्यूट्रलिटी को लेके और इम्पार्शलिटी को लेके, बट ये बिल क्या इम्पैक्ट करेगा वो टाइम ही बताएगा। बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम है इस बिल में, ये कह रहे हैं जगदीश। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के रूल को ओवरराइड कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था? तो रावत जी कहें नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, जो ओपी रावत जी हैं ये गवर्नमेंट के साइड में रह के बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एनी क्वेश्चन विच गोज अगेंस्ट डिसीजन गवर्नमेंट का या बिल के, वो हमेशा उसका साथ ले रहे हैं। वहीं दूसरी साइड जगदीश जी देखोगे तो वो एक तरीके से अपोज में लग रहे हैं, बट यू मस्ट हैव योर ओन अनबायास्ड ओपिनियन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए उनके अपॉइंटमेंट को लेके, ये नहीं कहा था कि हमें लेकर आओ इसके अंदर। वो तो उन्होंने कह दिया था जब तक आप कानून नहीं बनाते तब तक ये सिस्टम चलेगा, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ठीक है, उसके हिसाब से चलेगा। तो रूल ओवरराइड कहाँ हुआ सुप्रीम कोर्ट का? और कोर्ट को लगेगा तो वो रिव्यू कर सकता है, ऐसे ही तो प्रोसेस चलती है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया जाता है सैलरी को लेके, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो अदर हैं तीनों की सैलरी वैसी ही होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है।
बट इसमें चेंज क्या करा गया है, इसमें लाइन ये आई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी वैसी ही होगी जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यही, कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी सेम है जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, सैलरी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस नाम में चेंज हो गया कि आपकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट जैसी नहीं है, आपकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, इसका मतलब डाउनग्रेड कर रहे हो रैंक को थोड़ी सी, पहले सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट दिखा रहे थे, अब डाउनग्रेड कर रहे हो। तो पीआर जी कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, सैलरी तो सेम ही रहेगी, डाउनग्रेड की क्या बात है। अगर आप डाउनग्रेड की बात करो तो यूपीएससी की सैलरी भी और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी सबको थोड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल ला के दिखाया गया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आप ऐसा सोचोगे फिर तो आपको सभी इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम लगने लगी, सभी डाउनग्रेडेड हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट का इक्विवेलेंट बना दिया जाए। जगदीश जी ने जो इस पे कहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा मनी की तो बात ही नहीं कर रहे, मनी इज़ नॉट एज क्रिटिकल एज स्टेटस ऑफ पोजीशन। बात ये है कि जब सैलरी सेम है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कैबिनेट सेक्रेटरी टर्म चेंज करने में सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो नीड क्या थी ऐसा करने की। ये तो बड़ा अननेसेसरी लगता है, अनडिजायरेबल लगता है, कहा इन्होंने कि अनडिजायरेबल अननेसेसरी लगता है, बिल्कुल क्यों करा फिर आपने ऐसा। तो ये कहते हैं कि मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लगता है कि कुछ तो रीज़न होगा, अभी मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का करने के, जो अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद में अभी जो मैंने शुरू में बताया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अदर देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो जो अलग होते हैं, उनको बड़े आसानी से हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। तो क्या इस बिल में कुछ चेंज करा गया है? तो जगदीश जी तो ये कहते हैं कि हाँ, ये बात अच्छी लगी, चेंज करा गया है। बिल कहता है कि रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर का वैसे ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इसका मतलब है कि अब जो है इलेक्शन कमिश्नर अदर जो होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे नहीं हटेंगे। डोपीआर जी इससे एग्री नहीं करते हैं, वो डिसएग्री करते हैं बात से। क्यों डिसएग्री करते हैं? उनका कहना ये है कि आर्टिकल 324 के क्लॉज में दिया हुआ है ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिकमेंडेशन पे ही हटाए जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अगर आपको आर्टिकल में चेंज करना है, आर्टिकल 324 में चेंज करना है, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ना कि एक कानून। आपको संविधान में बदलाव करना होगा उसके प्रोसीड्यूर से, जो कि ये नहीं है। तो जहाँ तक इनका मानना है, ये कहते हैं कि नहीं, प्रोसीड्यूर भी वही फॉलो होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे ही उनको रिमूव करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज जैसा नहीं होगा। फाइनली एज को, टर्म को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी टर्म वैसे 6 ईयर कही जाती है, और सेम इलेक्शन कमिश्नर की, बट मैक्सिमम एज एक की 65, एक की 62 रखी जाती है। साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कहीं ना कहीं उनको ही प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। लेकिन कोई भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता 6 ईयर की, क्योंकि जो जनरली जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो 2-3 साल बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, फिर उनकी एज 65 होने तक वो 2-3 साल में हट जाते हैं। तो क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तो जगदीश जी इस पर बोलते हैं कि मेरा मानना यह है कि 6 साल का टाइम पीरियड फिक्स हो, रिगार्डलेस वो इलेक्शन कमिश्नर पे पोस्ट पे कितने टाइम रहे हैं, बट 6 साल फिक्स हो, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की पोजीशन होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ही मस्ट गेट सम टाइम, उनको टाइम चाहिए रिफॉर्म करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करने के लिए, क्योंकि वोटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। आप इसका चैप्टर रीड कर सकते हैं जाके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे लक्ष्मीकांत से कहीं से भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324, और ये सब जो भी अभी इसमें आगे होने वाला है, बिल एक्ट बनेगा आगे जाके, वो सब चेंजेस जो होंगे वो सब आपको अवेयर रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो बाकी आज का एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि नॉर्दर्न सी रूट को लेके है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग के पर्सपेक्टिव से है वो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जियो पॉलिटिक्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।